टू पीएम पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं हमारी विजन आईएएस की मैगजीन आ गई है गाइस सितंबर की। तो आज से हम अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे से पढ़िएगा इसके बाद, क्योंकि सारे टॉपिक्स का एक रैंडम आपका 100 क्वेश्चंस का आपका एक बनाया जाएगा। एमसीक्यू पार्ट भी, टेस्ट भी होगा आपका सारे सब्जेक्ट्स का, रैंडम क्वेश्चंस का। इस बार के करंट अफेयर से शुरू हो रहा है ये, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। हर तरह से आपकी प्रिपरेशन में पीएम पाठशाला योगदान देने के लिए तैयार है। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में है वो हम पढ़ेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। देखो, क्रिमिनलाइजेशन से नाम से ही समझ में क्या आ रहा है कि यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि जो भी पॉलिटिकल या इलेक्टोरल प्रोसेस में जा रहा है, देखा जा रहा है वो ना कहीं से जो एमपी है, एमएलए है, उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल का है। कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से वो इंडिविजुअल आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो, चाहे वो इलेक्टोरल प्रोसेस हो, सब जगह पर ऐसा देखा जा रहा है। अब न्यूज़ में ये इसलिए आया क्योंकि एक रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वालों की आई, और इन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 47 जो % मिनिस्टर हैं भारत में, चाहे वो यूनियन एंड स्टेट कैबिनेट में, उन सभी पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और 27% तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ही सीरियस नेचर का क्रिमिनल केस चल रहा है। और देखो, ये हमारा देश चला रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। आप समझ रहे हो? तो यानी कि यही बात कह रहा है कि एंट्री एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दी पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। अब कह रहा है ये सब हो कैसे रहा है? तो कह रहा है नंबर ऑफ जो हमारे एमपीज हैं ना जिनमें क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, कह रहा है 2009 में ऐसा देखा गया कि वो तो जी 55% राइज हो गए। तो कह रहा है इसका कारण जानते हो क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है, कॉजेस बता रहा है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन का कारण सबसे बड़ा है पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस। यानी क्रिमिनल्स को क्या चाहिए? दे सीक पॉलिटिकल एंट्री, क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिलती है, लेजिटिमेसी मिलती है ना, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं उनको इम्यूनिटी गेन करने के लिए, लेजिटिमेसी, ताकि उनको लीगली भी कोई हाथ ना लगा सके। इसलिए क्रिमिनल क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं। अब पॉलिटिशियंस है, पार्टीज़ है, ये अपनी मसल फाइनेंशियल पावर का यूज़ करके म्यूचुअल बेनिफिट सारे तरह से लेती हैं। तो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? मसल फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहा है आपको पता है ये पता कैसे चला? वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1993 में, और वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि देखो जी ऐसा है, जो पॉलिटिशियंस का नेक्सस होता है क्रिमिनल्स, ब्यूरोक्रेट्स का, और ये पॉलिटिकल सेटअप में आके बैठ जाते हैं। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं विनेबल कैंडिडेट्स कौन है? तो कह रहा है कि जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट जो है ना 2024 की, इसने इंडिकेट करा है कि भाई सक्सेस रेट फॉर कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल चार्जेस कितने हैं? 15.3% हैं। ठीक है ना। और जो कैंडिडेट आपके विदाउट एनी क्रिमिनल केसेस हैं वो की सक्सेस रेट सिर्फ 4.4% है। कह रहे आप देखो कितनी शर्मनाक घटना है हमारे देश में कि विनिंग एबिलिटी किनके पास जाता है? जो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। समझ रहे हो आप बात को? फिर कॉस्ट इलेक्शन की कितनी लगती है? इलेक्शन को फंड करने के लिए, कैंपेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक मनीज का इस्तेमाल करते हैं। ये माफिया ही कर पाता है ये काम। एक जो बंदा एकदम ऑनेस्ट वो होगा, वो कहाँ इतना पैसा खर्च कर पाएगा? फिर स्लो जस्टिस सिस्टम है, पुअर कन्विक्शन रेट है, इनके इतने ट्रायल डिले होते तब तक तो ये मर जाते हैं या कुछ ना कुछ हो जाता है इनका कि भाई ये पूरा राज करके तब तक जा ही चुके होते हैं। इतने ट्रायल इनके डिलेज होते हैं। ठीक है ना। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि इलेक्शन फ्रिक्वेंटली प्रायोरिटाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को, रिलीजन बेसिस को, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के ऊपर। आप बात समझ रहे हो? तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इतना क्रिमिनलाइजेशन का? सबसे बड़ी बात, हमारी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ती हैं, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, पब्लिक का फेथ खत्म हो जाता है। आप इतनी सड़कें देखते नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ढीला रहता है, ये कहाँ जा रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे? फिर लॉ ब्रेकर है, लॉ मेकर बन रहा है। बताओ कितनी शर्म की बात है। जो कानून तोड़े वही कहे कि भाई मैं कानून बनाता हूँ। फिर अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, क्रिमिनल कैंडिडेट जो होते हैं वो पूरे इलेक्टोरल कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, आपके पास चॉइस ही नहीं छोड़ते वोटर के पास। फिर करप्शन इससे बढ़ ही तो रहा है। आप बात समझ रहे हो? फिर ये कह रहे हैं कि इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस हैं
जिससे कि हमारे देश में ये पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ख़त्म हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8। जो भी इंडिविजुअल्स कन्विक्ट पाए जाते हैं किसी भी हीनस क्राइम में, जिनको भी 2 साल की सज़ा सुनाई गई है या और भी वो डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर आएंगे। समझ रहे हो किसके अंदर आएंगे? इसमें सेक्शन आता है आपका 8 सेक्शन जो है वो यही बात करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कि कोई भी इंडिविजुअल अगर हीनस क्राइम में है, उसको पाया गया है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। फिर सेक्शन 11 भी है किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जो क्या कहता है इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू रिड्यूस और रिमूव द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। समझ रहे हो? और ये पावर को यूटिलाइज किया गया कब, सितंबर 2019 में, ताकि रिड्यूस हो जाए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रेम सिंह तमांग। अब ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो जी ऐसा तो हो रहा है, सोचो आप, अब ऐसा अगर होगा तो फिर क्या होगा, ये चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के, सोचो आप, प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हमारे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं सिंस 2019, इनके उसमें हुआ था ये यूज़। समझ रहे हो? फिर रीसेंट इनिशिएटिव भी कुछ लिए गए। क्या रीसेंट इनिशिएटिव लिए गए? प्रपोज किया गया 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि टू अमेंड आर्टिकल 75 और 165 को अमेंड करने के लिए लाया गया, ताकि मिनिस्टर्स को रिमूव कराया जाए, उनके अरेस्ट को, डिटेंशन को फॉर कॉन्जिक्यूटिव 30 डेज़ के लिए डिटेन किया गया, इनको पनिशमेंट दिया गया एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, रिमूव किया गया इनको। आप समझ रहे हो? तो रिसेंट इनिशिएटिव ये भी लिए गए। जुडिशल प्रोनाउंसमेंट की गई रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड जुडिशल प्रोनाउंसमेंट की गई। जुडिशल प्रोनाउंसमेंट में यहाँ बोला गया कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो एसोसिएशन है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, उसने डायरेक्ट किया 2002 में ECI को, बोला टू सिक्योर एफिडेविट फ्रॉम कैंडिडेट डिटेलिंग ऑल पास्ट और पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस। लिली थॉमस का केस आया था इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 2013 में, कि जितने भी सिटिंग लेजिस्लेचर है अगर वो कन्विक्ट पाए जाएं तो उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाए, तुरंत मतलब इमीडिएट बेसिस पे। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2019 का। पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिश करना होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड, वेबसाइट, सोशल मीडिया, लोकल न्यूज़पेपर पे दिखाओ, आप पब्लिश किया जाना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है जो ये रिफॉर्म्स वगैरह ली जा रही है ना, ये रिफॉर्म जो है बेसिकली इससे ना आपका क्या होगा, इन्हांस होगा ऐसी पेनाल्टीज, फॉल्स एफिडेविट जो आता है उसकी पनिशमेंट को और बढ़ा दो। डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस होने चाहिए, यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट को डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस बनाने हैं ताकि वो पिटीशंस को डे टू डे ट्रायल पर देख पाए और टाइमली कन्विक्शंस डिस्क्वालिफिकेशन से पहले पता चल जाए। और दूसरा, रिव्यू करो, आप सेक्शन 11 को रिव्यू करने की ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कि जो भी कन्विक्शन है सीरियस क्राइम का, उससे इलेक्शन कमीशन को बोला जाए कि भाई दूर रहो, कोई यहाँ तुम रिड्यूस नहीं कर पाओगे, ये बहुत हीनस क्राइम है। तो फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म की बात की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज RTI एक्ट के अंडर आना चाहिए, ये भी इंश्योर किया ही जाए। बात समझ रहे हो आप? तो ये आपको सारा का सारा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, जुडिशल पेंडेंसी से रिलेटेड है। क्या है, किससे रिलेटेड है? जुडिशल पेंडेंसी से। तो जुडिशल पेंडेंसी यानी जुडिशल डिले, केस बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। कह रहा केस बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट पर 88,417 तक हिट कर गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट के पास 63 लाख केसेस पेंडेंसी में चल रहे हैं, ऐसा पता चला हमें नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड के तहत। कह रहा रीज़न क्या है, इतना पेंडेंसी क्यों है केसेस का? कह रहा है क्योंकि इनएडिक्वेट जज हैं टू पॉपुलेशन रेशो। इंडिया के पास 21 जज हैं पर मिलियन लोगों के लिए, जबकि रिकमेंड करा गया था 120th लॉ कमीशन में कि 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन के लिए। सोचो कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है जजेस की हमारे देश में।
फिर उसके बाद कह रहा है इनएफिशिएंसी है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस की, ये ठीक से केसेस को डिप्लॉय इफेक्टिवली कर ही नहीं पाते जितनी डिमांड जस्टिस की राइज हो रही है। एडीआर यानी हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी मीडिएशन रिकंसिलिएशन नेगोशिएशन काम ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो ग्राम न्यायालय हैं, जो विलेज पंचायत हैं, ये प्रपोज टू हैंडल स्मॉल क्लेम्स इन रूरल एरियाज। मेन वर्कलोड ये जुडिशरी के ऊपर फेंक देते हैं। कई स्टेट तो ठीक से इफेक्टिवली काम ही नहीं करते। तो देखो ना, डिले है, पुअर केस मैनेजमेंट है, मल्टीपल अपील्स है, समझ रहे हो, लिटिगेशन, अनक्लियर लॉज, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर सिस्टमैटिक एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी बहुत है कि मल्टीपल अपीलें हैं, फ्रिवलस लिटिगेशन है, वेग लॉज हैं, पुअर केस मैनेजमेंट है, कोई सिस्टमिक ग्रुप नहीं है, डेफिशिएंसी है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया का जो जुडिशरी है वो बड़े सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। जैसे आपके पास स्टाफ नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है लोअर कोर्ट्स में, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बड़े पुअर है, डिजिटल अडॉप्शन अभी तक हुआ ही नहीं है। सोचो, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे कोर्ट में है ही नहीं। ये देख रहे हो आप समस्याएं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कितने हैं? भारत खाली 0.1% जीडीपी खर्च करता है जुडिशरी पे, जबकि डिफेंस पे हम 2% खर्च कर रहे हैं। बड़ी गजब सी बात है यार ये तो। आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ ऑल लिटिगेशन। ये भी देखो समस्या, समझ रहे हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ कितने, और इसका इम्पैक्ट पता है हमारे डिलेस का, जुडिशियल पेंडेंसी का या डिलेस का क्या असर पड़ता है? हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट का केस याद है आपको, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस था। इसमें बोला गया था राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आपने फंडामेंटल राइट ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हो ना आप। फिर सोशल इम्प्लीकेशन, सोशली समाज पे क्या असर पड़ेगा? आपके रूल ऑफ लॉ कितना वीकेन हो जाएगा। ऑफेंडर आराम से घूमेगा, मजे करेगा वो तो। आप सोचो ना, डिले होगा क्रिमिनल ट्रायल्स में तो डेटरेंस भी खत्म, वीकेंड आपके हो जाएगा। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का सोचो, 76% इंडिया के प्रिजनर अंडर ट्रायल है, कन्विक्शन अभी उनको मिला ही नहीं है। इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा डिले है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कितने ज़्यादा हैं? पार्टीज बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं रिपीटेड हियरिंग एडजमेंट में, लॉयर की फीस इतनी भरती जा रही हैं, उनकी जूतियाँ घिस गई, पैसे खत्म हो गए लेकिन केस ही नहीं खत्म हो रहा। फिर लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का प्रॉब्लम, ट्रस्ट का इरोजन, सिटीजन्स ने कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो गया जुडिशरी से, समटाइम रिसोर्ट टू एक्स्ट्रा लीगल मेथड। ब्लैक कोट सिंड्रोम कहते हैं इसको। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है? सिटीजन्स में लूज फेथ इन द जुडिशरी, सिटीजन्स में लूज फेथ इन द जुडिशरी, क्योंकि इट समटाइम लीडिंग टू एक्स्ट्रा लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड, जैसे वो कहते हैं आपका ब्लैक कोट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको भी देखो, आपको ना लिखना पड़ेगा ब्लैक कोट सिंड्रोम में। ये टर्म ना अभी रिसेंटली भी इंट्रोड्यूस की गई थी बाय इंडियाज प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने बताया कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस हो जाता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, इतना गंदा उनको एक्सपीरियंस मिलता है कोर्ट की सेटिंग में। सिमिलर टू वाइट कोट हाइपरटेंशन, एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, केस इतने पेंडेंसी में डिले चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा, तो लोगों को लगता है यार ये हमारे लिए है ही नहीं। तो ब्लैक कोट से समझ रहे हो ना, रेफरेंस दिया जा रहा है अटायर जो लॉयर्स या जजेस पहनते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है। फिर डिले इतना ज़्यादा डिलीवरी में आएगा तो देखो फिर ना ख़त्म हो जाता है, विश्वास ख़त्म हो जाता है बंदे का। फिर स्कीमें हैं, कुछ इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए कि भैया केस की पेंडेंसी कम हो। तो कैसे कम करने की बात की गई है केस की पेंडेंसी? तो उसके लिए बात है यहाँ पर आपका नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, यानी एरियाज रिड्यूस करने हैं, डिलेज ख़त्म करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करना है, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लेने हैं। फिर यहाँ पर स्कीम इंक्लूड करी गई नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, ये भी लिया गया। इसका कोर्ट हॉल, रेसिडेंशियल, ये सब बनाया जाए। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट सरकार ने लिया कि सारे कोर्ट्स को कंप्यूटराइज करो, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दो। जस्ट IAS ऐप फॉर जजेस भी बनाई गई है, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक भी बनाया गया है। ये सब इसीलिए तैयार करा गया ताकि जल्दी जल्दी केसेस हमारे निपटे। फिर कमर्शियल कोर्ट में ना फास्टर डिस्पोजेबल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आपने सुना है ना, ये सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। जैसे कोई NIA का केस है, पोस्को का केस है ना, पॉक्सको का, जिसमें बच्चों का रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेगुलर कोर्ट के बाहर काम कर रहे हैं, तो इनको कहा जा रहा है लोक अदालत मीडिएशन को और स्ट्रॉन्ग करा गया सरकार द्वारा। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ ये कह रहा है कि देखो किया तो गया है, लाइक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी कई सारे लिए हैं, लेकिन ना देखो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है एक सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे आपका नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। और ये ना NV रमाना हमारे जब 2021 में CGI थे, उन्होंने बोली थी ये बात कि बहुत ज़रूरी है कि हम ना इसको प्लान करें, क्रिएट करें, मैनेज करें अपने इंडियन कोर्ट्स में। और AI का इस्तेमाल को भी कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर किया जाए, पोटेंशियल ऑफ AI इन केस मैनेजमेंट को, क्योंकि हम कह रहे हैं ना केस का मैनेजमेंट बड़ा पुअर है हमारी कंट्री में, तो उसको ठीक करने के लिए भी यहाँ बात करी जा रही है कि ऐसा करा जा सकता है। फिर अपॉइंट करा जाए एडहॉक जजेस को। आर्टिकल 128 224A कहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि भाई कोई भी अगर एक्सपीरियंस रिटायर्ड जज है, एडहॉक जज है, उसको लेकर आया जाए ताकि जल्दी जल्दी हमारे यहाँ जजेस की कमी है ना, इसको दूर करना है हमें। फिर सेटिंग टारगेट्स एंड टाइमलाइंस, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है, उनको एनुअल टारगेट सेट करके दो फॉर डिस्पोजिंग ओल्ड केसेस, बाई मंथली कंडक्ट कराने के लिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू देने के लिए। फिर कंट्रोल करना है एडजर्नमेंट्स को भी, जो प्रैक्टिस हो रही है ना फॉर ग्रांटिंग एडजर्नमेंट ऑन फ्लिम्सी टेक्निकल ग्राउंड में, जिससे जुडिशल टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म करने की ज़रूरत है लिटिगेशन प्रैक्टिसेस को, ताकि गवर्नमेंट का लिटिगेशन रिड्यूस हो, क्लियर लॉज हो, टाइमली कंप्लायंसेस हों। और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है ADR मैकेनिज्म को, एक्सपेंड करें हम ADR को, प्रमोट करें लोकल रेजोल्यूशन को, ठीक है ना, ताकि लीगल सर्विस अथॉरिटी शुड अंडरटेक प्री लिटिगेशन मीडिएशन ऑन अ लार्ज स्केल, ताकि नंबर ऑफ केसेस जो फाइल किए जा रहे हैं उसको ध्यान से करा जाए। तो एक तो AI हम यूज़ करें, और लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए बोला गया है कि वो अपना मैनेजमेंट अच्छा करें। तो ये सारी ज़रूरत हमें करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। इसने 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है जी। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2019 में हुआ था। कैसे हुआ था? इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था, NMC बना था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, केम इनटू फोर्स 25 सितंबर 2020 में आ गई थी। इसने रिप्लेस किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पूरा डिसॉल्व कर दिया गया था। अब यहाँ ये कह रहा है इस कमीशन में कौन बैठते हैं, फंक्शंस क्या है NMC का, वो देखते हैं हम। सबसे पहले इसका आज हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो कमीशन में ये जो बंदे हैं ये अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें चेयरपर्सन है, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, 20 आपके 2 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, 4 ऑटोनॉमस बोर्ड है अंडर NMC, चाहे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड हो, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हों, मेडिकल असेसमेंट वाले हों, एथिक्स वाले हों, सबको यहाँ पर लेके चला जाता है। इनमें ये सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लोग बैठते हैं। अब जो फंक्शंस की बात होती है ना कि फंक्शंस क्या है NMC का, सबसे पहला काम होता है नेशनल मेडिकल काउंसिल का पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स को बनाना, हाई स्टैंडर्ड तैयार करना मेडिकल एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिसर्च में लेके जाना है, कैसे प्रोफेशनल्स को आगे संभालना है, उनके इंस्टीट्यूशंस को कैसे रेगुलेट करना है, वो काम होता है। सेकेंड काम होता है हेल्थ केयर प्लानिंग, यानी हेल्थ केयर की नीड क्या है, रिसोर्सेज कितने हैं, क्या गैप्स हैं, क्या मैपिंग करनी है, वो करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन में क्या कि जो भी बोर्ड है, काउंसिल्स है ना, ये मिलजुल के काम करें, ओवरसाइट करें, कंप्लायंसेस ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया मेडिकल की बात है, हेल्थ से रिलेटेड बात है। अभी अब सुनने को मिला है ना, बच्चों ने देखो अभी किसी डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया, उनको भी सजा हुई, और आपके उन फार्मास्यूटिकल्स वाले अभी बचे हुए हैं, उस केस में आया कि बच्चों को ना ऐसा उन्होंने कफ सिरप दिया, प्रिस्क्राइब करा, और वो बच्चों को देखो डेथ हो गई है। कितनी गलत बात है, कफ सिरप से बताओ डेथ हो रही है। अभी आज की 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, बताओ। तो इसीलिए ना NMC को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये कंट्रोल भी करती है फीस प्राइवेट और आपके डीम कॉलेजेस में भी। फिर कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स को भी ये लाइसेंस वगैरह लिमिट करने के लिए ये सब का काम भी करती हैं। अब इश्यूज पता है क्या इनके साथ, सबसे बड़ा कांड क्या है, गवर्नेंस गैप बहुत है, यानी जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स है। यहाँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है ही नहीं, सोशल साइंटिस्ट है ही नहीं, सिटीजन की वॉइस है ही नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, फिर वीक हो गई ना। फिर अपील जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिकली रिजेक्ट करता है,
पेशेंट के आपके कंप्लेंट्स को अलाउ करता है, अपील ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू ही देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या एक्सपर्ट नहीं है, एनएमसी ऑल्सो अलाउज अपील ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही कर रहा है। फिर फी रेगुलेशन की बात है, एनएमसी कंट्रोल ओनली 57% को यहाँ पर कर रहा है, वो आप समझ रहे हो बात को मेरी। तो यहाँ पर कर रहा है कंट्रोल फीस फॉर ओनली 50%। आप सोचो एनएमसी खाली 50% प्राइवेट मेडिकल से कर रहा है, रिमेन वल्नरेबल रहेगा ना बेचारा, पुअर स्टूडेंट तो पढ़ ही नहीं पाएगा, आपने तो उसको बिल्कुल ही निकाल के रख दिया है। तो ये प्रॉब्लम। फिर एथिक्स के ओवरसाइड यानी मिसकंडक्ट केसेस बहुत ज़्यादा हैंडल किए जा रहे हैं विदाउट फिक्स टाइमलाइन, जुडिशियल एक्सपर्टीज नहीं है, कंसर्न बहुत ज़्यादा है। फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर जो है, द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल जो है हमारे डॉक्टर्स को हैंडल करने के बहुत कम है। आप सोचो ना, अपडेट करना, वेरीफाई करना कौन सा डॉक्टर कितना क्रेडिबल है, एनएमआर में बहुत स्लोली काम कर रहा है उस पर। ये इसको पता ही नहीं कौन अनक्वालिफाइड है, कौन ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं होता है। बात समझ रहे हो, ये इश्यूज है। फिर कंक्लूजन में यहाँ कह रहा है कि वाइल द एनएमसी ने स्टेप तो लिया है कि मेडिकल गवर्नेंस को भारत में अच्छे से अच्छा किया जाए, लेकिन ना देखो प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एथिकल ओवरसाइट, इंक्लूसिविलिटी, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ट्रांसपेरेंसी बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, और देखो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर सिस्टम आपको बनाना है कि आप ग्लोबली भी कम्पीट कर पाओ, ऐसा सिस्टम आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, वो कर सकता है डॉक्टरी में, और आपने उसको निकाल दिया बिकॉज आपने फीस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपकी क्या बात हुई है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज हम नेक्स्ट अपना शॉर्ट्स की तरफ चल रहे हैं। गाइस अच्छे से पढ़ो ताकि जब टेस्ट पेपर आए तो आपको ये ना लगे कि होए मैम क्या आ गया, इतना मुश्किल है, ये ना लगे आपको। इसलिए ढंग से पढ़ो ताकि जब टेस्ट पेपर आप लास्ट जब आप सारा कंप्लीट कर लेंगे अभी मैगजीन हम, तो टेस्ट आप दोगे तो फिर आपको वो क्राइसिस ना लगे। ठीक है जी। अब पहला सवाल है इंडिया एंड द फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट्स के बारे में दे रखा है कि पहला इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। रिसेंटली ना फ्रेंच की पार्लियामेंट ने वोट किया कि गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए, क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। अब कंपैरिजन हुआ है यहाँ पर इंडिया के और फ्रेंच के पॉलिटिकल सिस्टम में, समझना ध्यान से, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है, हम दोनों ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हम डेमोक्रेसी पे चलते हैं, हम दोनों ही कंट्री LEF पे चलते हैं क्योंकि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिया ही हमने फ्रांस से, है ना। लेकिन डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल देखो हमारा तो पार्लियामेंटेरियन का सेमी प्रेसिडेंशियल है, यहाँ प्रेसिडेंट और प्लस पार्लियामेंट दोनों के चलते हैं। यहाँ हमारा जैसे प्राइम मिनिस्टर इज द राजा ऑफ द कंट्री, है ना, प्रेसिडेंशियल हमारा सेरिमोनियल होता है, यहाँ पर इनमें दोनों में पावर्स होती हैं। प्रोसीजर की बात करोगे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट के इनके यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे चूजिंग रिमूविंग पार्लियामेंट का इलेक्ट होता है, कौन है, पार्लियामेंट हमारे यहाँ इलेक्ट करती है ना, लोकसभा पीएम को करती है और कॉन्फिडेंस पर है लोकसभा के। यहाँ पर पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट मस्ट की असेंबली कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा। फेडरल डिजाइन यहाँ क्वासी है, यहाँ यूनिटरी है, यहाँ सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, यहाँ पर हमारा आपको पता ही हमारा ब्लेंड है, फेडरल भी है, यूनिटरी फीचर हमारे यहाँ दोनों अवेलेबल है। सेक्युलरिज्म की अप्रोच हमारे यहाँ पॉजिटिव है, हमारा स्टेट जो है वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है कि अनटचेबिलिटी वगैरह को हमने जैसे रिफॉर्म लिए। ये लोग क्या है, ये ना स्ट्रिक्ट सेपरेट करते हैं, रिलीजन को स्टेट से अलग करके रखते हैं। तो ये हमारे बीच में डिफरेंस है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये इन्फोर्स करते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन। बैन इन्होंने किया कॉन्स्पीशियस सिंबल्स को, तो ये इसीलिए बैन करते हैं क्योंकि वो अलग रखते हैं। हमारे यहाँ न्यूट्रलिटी वाला मामला है, ठीक है, स्टेट मेंटेन तो करता है न्यूट्रलिटी को लेकिन इंटरवीन भी करता है, जैसे हमने अबॉलिश किया अनटचेबिलिटी को, ठीक है। दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट शॉर्ट, जैसे विशाखापट्टनम की डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस का चल रहा था, वहीं पे हुआ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को यूटिलाइज करना है डिजिटल कॉम्पिटेंसीज के साथ। तो की प्रपोजल क्या है विशाखापट्टनम की डिक्लेरेशन में, वो है नेशनल विजन के बारे में, इंक्लूसिव है, सिटीजन सेंट्रिक है, ट्रांसपेरेंट वाली गवर्नेंस है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ हम AI, ML, ब्लॉकचेन, GIS, IoT, डेटा एनालिटिक्स सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेट हमारा जो सेक्टर स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज हम सिटीजन सर्विसेज दे रहे हैं। एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट एडॉप्शन। डिजिटल इंडिया भाषणी है, डिजी यात्रा है, ये सब का हम इस्तेमाल खूब कर रहे हैं ताकि हम डिजिटल इंडिया भाषणी वगैरह क्यों करें, ताकि हम रियल टाइम सर्विसेज मल्टीलिंगुअल मतलब खूब सारी भाषाओं में हम डिलीवर कर पाएँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। रेप्लिकेशन भी करा है हमने किस चीज़ का,
सक्सेसफुल मॉडल्स हमारे यहाँ देखो ना, अब नेशन वाइड मॉडल चल रहा है, संपदा, मध्य प्रदेश में ई खता, रोहिणी ग्राम पंचायत, ये सब हमने बनाया है ताकि हम सक्सेसफुली काम कर पाएँ, हम ग्रास रूट इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएँ, जोग्राफिकल आउटरीच हम कर पाएँ, इसके लिए करा गया है। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख वगैरह के लिए भी है ना, सक्सेसफुली हमने नेशनल वाइड हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल मॉडल बना रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान भी रख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, रेजिलियंस, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर हम चला रहे हैं, ठीक है। एआई इनेबल मॉनिटरिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स में हम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने कोलैबोरेट भी करा है गवर्नमेंट के साथ, है ना, कई सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी। तो ये एक तरह से आईटी एंड इनोवेशन हब विशाखापट्टनम को बनाया जा रहा है। और याद रखना, वर्ल्ड का पहला एआई मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है अल्बानिया में, नाम क्या है, दियाला। एआई जनरेटेड बॉट है जो मैनेज करेगा अवार्ड फॉर ऑल पब्लिक टेंडर्स फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बढ़ती जाए और करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025। ये कब नोटिफाई किया गया, ये नोटिफाई करा गया 2025 में, अभी किया गया एग्जेम्पशन वाला ऑर्डर ग्रांट किया गया। कुछ पासपोर्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिक ग्रुप को क्या किया जाएगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा। वो कौन से लोग हैं, तो एग्जेम्प्ट किया गया है पासपोर्ट वीज़ा से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑन ड्यूटी, इंडियन, नेपाली, भूटानी सिटीजन्स एट स्पेसिफिक बॉर्डर्स, तिब्बतन्स हैं जिनमें वैलिड रजिस्ट्रेशन है, स्पेशल रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, इन सभी को जो एंटर हुए हैं ना बाय December 31, 2024, इनको एग्जेम्प्ट करा गया है। रजिस्टर्ड श्रीलंकन कोई तमिल नेशनल हो जिसका शेल्टर बाय January 9 शुरू हुआ 2015 से, इन सबको करा गया। वीज़ा एग्जाम्पशन ऑल्सो अप्लाई टू जो फॉरेनर होल्डिंग डिप्लोमेटिक कोई ऑफिशियल पासपोर्ट वगैरह उनका है ना, तो उनको भी गवर्नमेंट द्वारा वेव किया गया है। कुछ ना दोज एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल जिसको मिला है, सर्टेन फॉरेन मिलिट्री पर्सनल जो नेवल वॉरशिप में आते हैं ना, वॉरशिप में आते हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट करा गया है। किससे, इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर ऑर्डर द्वारा इनको एग्जेम्पशन, पासपोर्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट को इनको एग्जेम्प्ट करा गया है। समझ आया यहाँ तक आपको सिलसिला। अब ये ध्यान से अगर कहीं कोई डाउट आए गाइज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप मुझे कमेंट करो, आप बताओ क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम लिंक भी हमारा ज्वाइन करो तो आके आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम्स की मिलती रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम गाइस शुरू करेंगे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे टू ऑल।